सेवन्थ क्लास। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे पाठ 16 सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसके बारे में एक बार और हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ताकि आगे का समझ में आए। तो पिछला थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, है ना। तो सजीव जो होते हैं, जिनमें जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं होती हैं, वो सजीव होते हैं, है ना। इनमें श्वसन, भोजन, वृद्धि, उत्सर्जन, जनन, संवेदनाएं, ये सब सजीवों के लक्षण हैं। ठीक है, सजीवों के लक्षण हैं ये क्रियाएं जिनमें होती हैं, उनको सजीव कहते हैं। ठीक है। अब शरीर में ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं ये शरीर में होती हैं, है ना, इन पर नियंत्रण एवं इनमें आपस में तालमेल बैठाना, ये काम कौन करता है? ये तंत्रिका तंत्र करता है। और यही काम रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी किया जाता है। मतलब शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखना, क्या काम होता है तंत्रिका तंत्र का? शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखना और उन क्रियाओं में आपस में समन्वय स्थापित करना, मतलब आपस में तालमेल बिठाना, ये काम तंत्रिका तंत्र का होता है और रासायनिक पदार्थों का होता है। ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र के विभिन्न अंग, उसमें मुख्य अंग है मस्तिष्क या मेरुरज्जु, मस्तिष्क या ब्रेन। ये सिर में होता है, सबको मालूम है मस्तिष्क कहाँ होता है? सिर में होता है, खोपड़ी में होता है। ठीक है। और दूसरा है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु जो है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी खोखली होती है, उसके अंदर मेरुरज्जु होता है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी को ही हम मेरुदंड बोलते हैं, इसी को कशेरुक दंड भी बोलते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी एक लंबी हड्डी नहीं होती है, बल्कि ये छोटी छोटी अंगूठी के समान, रिंग के समान रचनाओं का बनी होती है, जिनको कशेरुका बोलते हैं। मतलब रिंग के समान जो छोटी छोटी रचनाएं हैं, इनको कशेरुका बोलते हैं। ये आपस में जुड़कर रीढ़ की हड्डी बनाती हैं। तो क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी इन कशेरुकाओं से बनी होती है, इसलिए इसको कशेरुक दंड भी बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को हम मेरुदंड भी बोलते हैं और कशेरुक दंड भी बोलते हैं। तो ये अंदर से खोखली होती है, इसके अंदर मेरुरज्जु होता है। ठीक है। उसके बाद है तंत्रिकाएं। तो तंत्रिकाएं क्या काम करती हैं? तंत्रिकाएं जो होती हैं, ये पूरे शरीर में सफ़ेद रंग के धागे के समान रचनाएं होती हैं, जो पूरे शरीर में फैली होती हैं। इनका जाल जैसा बिछा रहता है पूरे शरीर में, है ना। तो ये एक और तो विभिन्न अंगों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ती हैं, है ना। ये मतलब तंत्रिकाएं जो हैं, यही विभिन्न अंगों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। जैसे तंत्रिकाएं एक और मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, दूसरी ओर विभिन्न अंगों से जुड़ी होती हैं, है ना। इसी तरह से एक और मेरुरज्जु से जुड़ी होती है और दूसरी ओर विभिन्न अंगों से जुड़ी होती हैं। तभी ये इनके कारण ही मस्तिष्क और मेरुरज्जु विभिन्न क्रियाओं के बारे में जानते हैं, मतलब इनको जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, और फिर इन पर ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, तो ये सूचना ला कर देती हैं मस्तिष्क को सूचना मिलती है, और फिर यही तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क उन अंगों को निर्देशित करता है, उन अंगों पर कंट्रोल करता है ना। तो मस्तिष्क तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं क्या काम करती हैं? ये शरीर में जो कोई भी परिवर्तन होता है ना, शरीर में कोई क्रिया होती है, जैसे कि ठंड लगती है, कोई छूता है तो स्पर्श का जो अनुभव होता है, या स्पर्श का अनुभव, या ठंड लगती है, या दर्द का अनुभव शरीर में, मान लो कोई कांटा चुभ जाता है, या गर्म चीज़ पर पैर पड़ जाता है ना, गर्म चीज़ पर पैर पड़ जाता है, कांटा चुभ जाता है। तो इस प्रकार के ये जो परिवर्तन शरीर में होते हैं, इनकी सूचना संवेदी तंत्रिकाएं किसको देती हैं? मस्तिष्क को जाकर देती, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को देती हैं। जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ये सूचना मिल जाती है,
संवेदी तंत्रिकाएं ये सूचना जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु को दे देती हैं तो ये अब इसके बारे में निर्देशित करते हैं। अब ये सोचते हैं कि क्या करना है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये निर्धारित करते हैं कि अब क्या करना है ना। तो क्या करना है ये निर्धारित करते हैं। तो जब ये निश्चित कर लेते हैं कि अब क्या करना है तो फिर ये दूसरे प्रकार की तंत्रिकाओं को निर्देशित करते हैं क्या करना है। जैसे मान लो गर्म चीज़ पर पैर पड़ गया तो इसकी सूचना संवेदी तंत्रिकाएं मस्तिष्क और मेरुरज्जु को देती हैं। अब मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जब ये सूचना मिल जाती है तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि अब क्या करना है। तो जो भी करना है उसका निर्देश ये प्रेरक तंत्रिकाओं को देते हैं। तो प्रेरक तंत्रिकाएं निर्देश लेकर मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निर्देश लेकर जाती हैं, शरीर तक पहुंचती हैं, शरीर के अंगों तक पहुंचती हैं और उसके हिसाब से फिर शरीर रिएक्ट करता है, मतलब प्रतिक्रिया करता है कि क्या करना है। गर्म चीज़ पर यदि पैर पड़ गया है तो हम तुरंत वहाँ से पैर हटा लेते हैं। कांटा लग गया है पैर में तो हम तुरंत वहाँ से पैर हटा लेते हैं, क्योंकि दर्द का अनुभव होता है हमको, है ना। पैर वहाँ से हम तुरंत हटा लेते हैं। तो ये काम मतलब कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है ये इन क्रियाओं पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा। इस तरह से तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं। समझ में आया ना इतना? संवेदी तंत्रिकाएं शरीर में होने वाले परिवर्तनों की सूचना मस्तिष्क और मेरुरज्जु को देती हैं, जिससे जब इनको मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सूचना मिल जाती है तब ये डिसाइड करते हैं कि अब क्या करना है। तो अब जो भी करना है उसका निर्देश वो प्रेरक तंत्रिकाओं को देते हैं। तो प्रेरक तंत्रिकाएं मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निर्देश लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती हैं। तब उसके हिसाब से फिर हम अपना पैर हटा लेते हैं, मतलब जो भी करना होता है वो शरीर प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। फिर वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन है, विभिन्न परिवर्तन हैं, ये उद्दीपक कहलाते हैं, है ना। जैसे कि गर्म वस्तु, गर्म वस्तु क्या है? उद्दीपक है ना। अब गर्म वस्तु छू लेने से या गर्म वस्तु पर पैर पड़ जाने से, हाथ पड़ जाने से हम क्या करते हैं? अपना हाथ या पैर हटा लेते हैं। तो ये है अनुक्रिया, ठीक है। मतलब उद्दीपक, वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो है ये उद्दीपक कहलाते हैं। तो इनके प्रति हमारा शरीर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसको अनुक्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु उद्दीपक है, हमारा शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, क्या करता है? वहाँ से पैर हटा लेता है। तो ये है अनुक्रिया, पैर हटाना, ये अनुक्रिया है ना। इसी तरह से पटाखे का धमाका होता है, पटाखे की आवाज़ आती है ना। तो पटाखे की आवाज़ ये क्या है? उद्दीपक है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन ये उद्दीपक कहलाते हैं, ठीक है। पटाखे का धमाका उद्दीपक है और धमाके की आवाज़ सुनकर हम एकदम चौंक जाते हैं, है ना। तो ये क्या है? अनुक्रिया है। ये अनुक्रिया है, मतलब वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति हम जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाती है? अनुक्रिया। इसी तरह से ठंड लगती है, ये उद्दीपक है, ठंड उद्दीपक है। और ठंड से जब हम कांपने लगते हैं तो ये अनुक्रिया है, ठीक है। ये इतना पढ़ा था, ज़्यादा ही कुछ रिपीट हो गया है ना। फिर भी समझने की कोशिश करोगे, अच्छे से समझ में आएगा। और यही अगली क्लासेज में जब तुम लोग जाओगे तो तुमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, यदि ये समझ लोगे तो, है ना। उसके बाद होते हैं संवेदी अंग। संवेदी अंग मतलब वो अंग जिनसे हमको विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं और हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 संवेदी अंग होते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये संवेदी अंग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन सब 5 अंगों से हम विभिन्न प्रकार के अनुभव करते हैं। जैसे आँख से हम देखते हैं, नाक से हमको स्मेल आती है ना, सूंघते हैं हम। और कान से सुनते हैं, जीभ से हम स्वाद का अनुभव करते हैं और त्वचा से स्पर्श, दर्द, ठंड, गर्मी का अनुभव करते हैं, है ना। तो इन सब अंगों से हम किसी न किसी प्रकार का अनुभव करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ये संवेदी अंग कहलाते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये हमने संवेदी अंगों के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये संवेदी अंगों के बारे में पढ़ा, उद्दीपक के बारे में पढ़ा, अनुक्रिया प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। वो क्रियाएं होती रहती हैं हमेशा, हम उनको रोक नहीं सकते, या हम अपनी इच्छा से उनको चला नहीं सकते कि जब हम चाहें तो वो क्रियाएं होने लगें और जब हम चाहें तो वो रुक जाएं, है ना। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे कि ज़्यादा ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं, तो इस क्रिया पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ना। गर्मी लगती है तो हमको पसीना आता है, छींकते हैं, हम छींकते हैं, है ना, छींक आती है हमको, तो ये क्या है? इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब छींक आना होगी तो वो आएगी, है ना। हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम रोक नहीं सकते, है ना। और मुंह में पानी आना, जैसे अपनी पसंद का भोजन देख के हमको हमारे मुंह में पानी आता है, पलकें झपकना, तो ये इन क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। इनको मतलब ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक मतलब जिन पर हमारी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता, है ना। हमारी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता, इच्छा का नियंत्रण नहीं होता, ये कहलाती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। इन्हीं को हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं? वे क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता, है ना। जैसे छींकना, है ना, छींकना, ठंड लगने पर कांपना, और मुंह में पानी आना, ये पलकें झपकना, है ना। पलकें भी हम लोग झपकाते रहते हैं ना, हमें पता थोड़ी चलता है कि हमारी पलकें झपक रही हैं, वो तो अपने आप झपकती रहती हैं, है ना। तो ये क्या है? ये प्रतिवर्ती क्रिया है। मतलब ये क्यों वही हो गया कि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से हम जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, है ना, तो वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इन पर हमारी क्रियाओं का हमारी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता, है ना। और अब कुछ क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा से होती हैं, जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, चलना, घूमना फिरना, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं, है ना। इन क्रियाओं को हम अपनी इच्छानुसार करते हैं। यदि हम चाहें तो ये करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। तो ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं, है ना। अनैच्छिक क्रियाएं जो है यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, कभी कभी वो तुरंत होती हैं और कई बार वो हमको विभिन्न खतरों से बचाती भी हैं, है ना। तुरंत होती हैं, जैसे कि हम चल रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, लेकिन अचानक यदि कोई गाड़ी सामने आ जाए तो हम तुरंत रुक जाते हैं, है ना। अचानक कोई गाड़ी सामने आ जाए तो हम तुरंत रुक जाते हैं। तो ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। तेज धूप में हम निकलते हैं तो आँख आधी से अपने आप बंद हो जाती हैं, है ना। यदि हम तेज धूप में निकलते हैं या अचानक हमारी आँखों पर प्रकाश पड़ता है तो हमारी पलकें बंद हो जाती हैं, हमारी आँखें जो है वो बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं, इनके प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो अचानक होती हैं। अचानक हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और ये स्वाभाविक रूप से हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु से होता है। इनका संचालन किससे होता है?
मेरु रज्जु से होता है। मतलब हम ये कहें कि जिन क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता उनका संचालन मेरु रज्जु से होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरु रज्जु से होता है। और जो हमारी इच्छा से होती हैं, जैसे उठना बैठना, उठना बैठना, चलना चलना, पढ़ना लिखना, है ना, ये सब क्या होती हैं? ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। इनका संचालन किससे होता है? इनका संचालन होता है मस्तिष्क से। मस्तिष्क इनको कंट्रोल करता है। पढ़ना लिखना ये तो मस्तिष्क से ही होगा ना, दिमाग का काम जो होता है पढ़ना लिखना, सोचना समझना, है ना। हम सोच समझ कर जो काम करते हैं उनका कंट्रोल मस्तिष्क से होता है, या उनका संचालन मस्तिष्क से होता है। और जो हम सोच समझ कर नहीं करते, अचानक ही हो जाए, जैसे छींकना, ये हम सोच समझ के नहीं छींकते हैं, है ना। ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं, तो ये अचानक ही होता है। और अचानक यदि हमारे आँखों पर प्रकाश पड़ता है तो हमारी आँखें बंद हो जाती हैं, है ना। ये क्या है? ये अनैच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा से नहीं होता है ना। हम सोच समझ कर नहीं करते, बल्कि अपने आप ही, जैसे अचानक गाड़ी सामने आ जाती है तो हम रुक जाते हैं, अचानक हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, है ना। और अचानक धमाका हो जाता है तो हम चौंक जाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी इच्छा से नहीं होता ना। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इनको प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किससे होता है? मेरु रज्जु से होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी तंत्रिकाएं संदेश को मेरु रज्जु तक पहुंचाती हैं, मतलब सूचना को मेरु रज्जु तक पहुंचाती है। और प्रेरक तंत्रिका मेरु रज्जु से आदेश लेकर अंगों तक पहुंचाती हैं। जैसे मान लो ठंड, वातावरण जो है वो ठंडा हो गया, ठंड लगने लगती है, तो ठंड लगने की सूचना संवेदी तंत्रिकाएं मेरु रज्जु तक ले जाती हैं। ठीक है, मेरु रज्जु तक ले जाती हैं और मेरु रज्जु प्रेरक तंत्रिकाओं को आदेशित करता है ना। इसके कारण हम कांपने लगते हैं, है ना। तो ये कांपना, ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। इतना समझ में आया सबको? तो ये होती हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, संवेदी तंत्र, संवेदी अंगों के बारे में भी बताया। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये क्या है? संवेदी अंग हैं। ठीक है, अब रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वय। रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वय दूसरा हमने बताया था। एक हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम एक कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। और दूसरा बताया था रासायनिक पदार्थों के द्वारा। रासायनिक पदार्थों के द्वारा कंट्रोल, हमारी शरीर में होने वाली क्रियाओं पर कंट्रोल रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी होता है ना। और ये कैसे होता है ये हम आगे पढ़ते हैं। रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वय। तो हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ विशेष ग्रंथियां होती हैं जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ विशेष ग्रंथियां होती हैं जिनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं नियंत्रण और समन्वय के लिए। तंत्रिका तंत्र तो है ही, इसके अलावा कुछ ग्रंथियां होती हैं जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और इन ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार के रसायन निकलते हैं जिनको हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इन ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार के रसायन निकलते हैं जिनको हार्मोन कहलाते हैं, रासायनिक हार्मोन कहलाते हैं। और ये जो है रासायनिक समन्वय द्वारा विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे वृद्धि, विकास आदि। ये विभिन्न क्रियाएं हैं, इन पर नियंत्रण रखते हैं।
है ना। तो ये रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, और ये विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। हाँ, जैसे पाचक ग्रंथि भोजन जब हम लेते हैं तो भोजन आमाशय में पहुंचता है। तो जब हम भोजन लेते हैं, भोजन आमाशय में पहुंच गया तो आमाशय को मालूम है कि अब क्या करना है। तो उसी समय आमाशय की जो पाचक ग्रंथियां हैं वो रसायन वो क्या करती हैं, पाचक ग्रंथियां होती हैं। जैसे हम आमाशय में भोजन पहुंच गया तो ये पता चल जाता है, तो आमाशय में जो आमाशय की दीवार में जो पाचक ग्रंथियां हैं वो पाचक रस निकालने लगती हैं। ठीक है, पाचक रस निकालने लगती हैं। तो इस तरह से ये पाचक रस के द्वारा भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तब पाचक ग्रंथियों द्वारा जो रसायन निकलते हैं, रस निकलते हैं, वो नलिकाओं के द्वारा आहार नली के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो रसायन बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, ये इनको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए कोई नली नहीं होती, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं क्योंकि इनमें कोई नलिका नहीं होती। जैसे हमारे शरीर में रक्त जो है वो नलिकाओं के अंदर बहता है ना, खुले में शरीर में थोड़ी बहता है। हाँ, वो नलिकाओं के अंदर बहता है। क्या, रक्त नलिकाओं के अंदर रहता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं वो नलिका विहीन होते हैं, मतलब इनमें कोई नलिकाएं नहीं होती, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से ब्लड में रहते हैं। और इस तरह से इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है कि जो हार्मोन निकलते हैं इनसे, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई नली नहीं होती है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नली नहीं होती है, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। तो इनका भी विशेष महत्व है, इन ग्रंथियों का, रसायनों का। ये जो रसायन होते हैं इनको हार्मोन कहते हैं, और ये कई विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे वृद्धि हार्मोन है, ये वृद्धि हार्मोन जो है ये मनुष्य में विकास की दर को बढ़ाता है ना, मतलब और बुद्धि बढ़ाता है। ठीक है, तो तरल रासायनिक हार्मोन जो हैं ये क्या करते हैं, विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे वृद्धि, विकास आदि, है ना, विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। और पाचक ग्रंथियों द्वारा जो रस निकलते हैं वो नलिकाओं के द्वारा आहार नली के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं वो शरीर के किसी भी भाग में पहुंचाने के लिए उनमें कोई नली नहीं होती, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जैसे प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको किसको, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये विभिन्न ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। ठीक है,
पीयूष ग्रंथि ये कहाँ होती है? मस्तिष्क के निचले भाग में होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है, मस्तिष्क जो होता है, हमारा ब्रेन होता है, उसके निचले भाग में होती है। और इसका आकार जो है बहुत छोटा सा होता है, मटर के दाने के बराबर होता है। और इस ग्रंथि के द्वारा बहुत से हार्मोन निकाले जाते हैं। तो ये हार्मोन और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये हार्मोन जो हैं अन्य ग्रंथियों को उत्तेजित करती हैं और उन पर कंट्रोल करती हैं। ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है, इसमें इसको घेंघा रोग जो होता है इस ग्रंथि से, घेंघा रोग है ना। और ऐसा रोग जिस व्यक्ति के मन में होता है, शरीर में होता है, उसको कुछ भी खाने का मन नहीं होता। उसके गले में सूजन होती है और थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है। ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो होती है ये गले में होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? ये गले में होती है। और गले में जब ये घेंघा, इस थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है, वो हार्मोन यदि नहीं रहता, किसी वजह से ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है ना, तो इससे, इसकी कमी से गले में घेंघा नामक रोग होता है। गले में सूजन आ जाती है और घेंघा नाम का रोग होता है। इससे घेंघा नाम का रोग होता है। ये आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। इसमें रोगी के गले में सूजन होती है और थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण गले में सूजन होती है, घेंघा रोग होता है। ठीक है। गले में होती है और इससे बना जो हार्मोन है वो शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना। फिर अग्नाशय जो होती है, ये अग्नाशय कहाँ पर होती है? इस ग्रंथि का एक हिस्सा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है और वैसे पाचक ग्रंथि होती है। और इसमें बना हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब यदि शरीर में शुगर बढ़ जाती है तो थायराइड, ये अग्नाशय से जो पाचक रस निकलता है ना, वो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इस हार्मोन की कमी से मधुमेह की बीमारी हो जाती है। अग्नाशय, हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है अग्नाशय। इससे जो हार्मोन निकलता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है ना। इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। और ये क्या करता है? शरीर में शुगर की मात्रा को, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है ना। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये इंसुलिन जो है ये कंट्रोल करता है, शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो वो कंट्रोल में रहती है, मतलब ना ज़्यादा होती ना कम होती है। लेकिन यदि इस इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शुगर की मात्रा पे कंट्रोल नहीं होता, वो कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। तो इसके कारण डायबिटीज़ मतलब मधुमेह नाम की जो बीमारी है वो हो जाती है। ठीक है, इतना सब समझ गए? तो इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ।